नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी की लेखक हैं मोनिका जी। अब मैं कहानी आप लोगों को मोनिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। टिप टिप करती हुई बारिश जब धरती पर पड़ी, मानो धरती की युगों युगों की प्यास मिट गई। मधु किचन की खिड़की से देख रही थी। ओह, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है, मुझे भी भीगना है। पर पहले ये गाजर का हलवा तो बना लूं। अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई मधु कलछी चला रही थी। सब दीपा की पसंद का बना हुआ है और बारिश भी उसे बहुत पसंद है। सोचते हुए मधु ने किचन का काम खत्म किया और बाहर आंगन में आ गई। दोनों बहन बारिश में भीगती हुई खूब धमाल करती थी। आज वो आने वाली थी तो बारिश भी शुरू हो गई। पूरे 5 साल बाद दीपा इंडिया आ रही थी। उसकी छोटी सी बहन पढ़ने के लिए मधु ने अमेरिका भेज दिया था। माँ बाप तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। 29 साल की मधु को एंटीक चीजों का शौक था और उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप थी। बाप दादाओं की जमीन बेचकर उसने दीपा को पढ़ाने बाहर भेजा था। बारिश में अभी मधु भीगने का आनंद उठा रही थी कि जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। एक जानी पहचानी सी छुअन का एहसास हुआ, जैसे कोई अपना छूकर गुजरा हो। वो अभी इस एहसास में खोई हुई थी कि अकेले अकेले ही बारिश का मजा लिया जा रहा है। यहाँ तो एक सुरीली आवाज को सुनकर मधु पलटी और मुस्कुरा पड़ी। दीपा, तू आ गई मेरी बहन। दोनों गले लग गई एक दूसरे के। कितनी सुंदर हो गई है तू अमेरिका जाकर। मधु उसे छू छू कर देख रही थी। और आप दी, आप तो हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती हो, दीपा प्यार से बोली। हट पगली, कुछ भी बोलती रहती है। चल अंदर, तेरे पसंद का खाना बनाया है। 1 मिनट दी, आपके लिए एक सरप्राइज है। आकाश, आकाश। सामने गाड़ी से एक हैंडसम नौजवान जिसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था निकला। दीपा दौड़ती हुई उसके गले लग गई और उसका हाथ पकड़कर मधु के पास ले आई। दी, मीट माय लव लाइफ, आकाश खुराना। एंड आकाश, दिस इज माय मधु दी, माय एल्डर सिस्टर। मधु के कान सुन पड़ गए थे और आंख धुंधली, क्योंकि जो सामने था वो सच नहीं हो सकता था। आकाश इतने सालों बाद, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अचानक उसे चक्कर आए और वो गिरने लगी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और उसके कानों में सरगोशी करते हुए आवाज आई, इतनी जल्दी गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। मधु की आंख फटाक से खुल गई और उसके चेहरे से दहशत झलकने लगी। दी, दी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो। आकाश, देखो ना, दी को क्या हो गया? दीपा घबराहट में मधु को हिलाने लगी। रिलैक्स दीपा, वो ठीक हैं, चलो अंदर ले चलते हैं इन्हें। आकाश ने अपनी गोद में मधु को उठा लिया और अंदर ले चला। मधु की आंख पथराई हुई थी मगर दिल में हलचल मची हुई थी। आकाश ने मधु को सोफे पर लेटा दिया और दीपा को पानी लाने को कहा। दीपा दौड़ती हुई किचन चली गई। तुम? मधु बस इतना ही कह पाई। हाँ, मैं ही हूँ आकाश, मेरी जान। कोई शक है तुम्हें? आकाश ने मधु के होठों पर अंगुली फिराते हुए कहा। मधु ने गुस्से से उसके हाथ पर झटका और उठ खड़ी हुई। दी, आप उठ गई, लीजिए पानी। दीपा ने पानी का गिलास मधु को पकड़ा दिया। आपको हुआ क्या था दी? बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे शायद, मधु ने बहाना बना दिया। आकाश कुटिलता से मुस्कुराया। इसका मतलब आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रखती। चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? दीपा ने शक जताया। ना, नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है?
मैंने तेरे लिए कितना कुछ बना कर रखा हुआ है, चल कुछ खा लेते हैं। आर यू श्योर? आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ अब चल, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। चलो आकाश, खाना खा लेते हैं, दीपा ने आकाश की बाजू पकड़ते हुए कहा। मधु ने आकाश को घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बात करो। इतना कहकर दीपा वॉशरूम चली गई। मधु बस मुस्कुरा कर रह गई। बहुत ही प्यारी लड़की है दीपा। हाउ डेयर यू, मेरी बहन से दूर रहो वरना। चचा, मैं तो खुद दूर रहना चाहता हूँ, पर तुम्हारी बहन ही मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई यहाँ। आकाश ने होठों पर जुबान फिराई। बदतमीज, मधु ने गुस्से से कहा। आकाश धीरे धीरे मधु के करीब जाने लगा। मधु पीछे हटने लगी। वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार मधु को रुक जाना पड़ा क्योंकि पीछे दीवार थी। आकाश आगे आया। मधु को दोनों कंधे से पकड़कर अपना मुंह उसकी गर्दन की तरफ ले गया। ओह, वो पुरानी खुशबू, आकाश ने उसकी गर्दन को सूंघते हुए कहा। मधु ने उसे धक्का दिया और भाग गई। वाह दी, कितना सुंदर लग रहा है घर, किसी महल जैसा। मधु केवल मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। यमी, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी है। आकाश, तुम भी खाओ ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा भी फेवरेट है। आकाश ने रहस्यमयी ढंग से मधु की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगी। आकाश बहुत सारा खाना खा रहा था, रुक नहीं रहा था। मधु ने भी खाना शुरू किया लेकिन एक चम्मच खाते ही अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका पेट भर गया है। जरूरत से ज्यादा उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो एकदम से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ उसने उल्टी कर दी। जैसे ही बाहर निकली, क्या हुआ मधु जी, तबीयत तो ठीक है? खाना तो खा लीजिए, आकाश ने कहा तो मधु ने उसे घूरा। बर्तन धरते हुए दीपा ने पूछा, दी आकाश कैसा लगा आपको? मधु से प्लेट छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। तुम्हें आकाश कहाँ मिला पहली बार? मधु ने जानना चाहा। 1 साल पहले अमेरिका में, बहुत अच्छा लड़का है। आई रियली लव हिम, दीपा ने चहकते हुए कहा। ओह चलो तुम आराम करो, थक गई होगी सफर से। थैंक यू दी, यू आर द बेस्ट। दीपा चली गई। मधु ने जल्दी बर्तन रखे और बेसमेंट में चली गई। वहां पहुंचकर उसने एक पुराना संदूक में रखा एक आईना निकाला और एक चाकू से अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा रक्त उस पर चढ़ाया। एक एक आईने में दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि उसकी बहन दीपा बारिश में ड्राइविंग कर रही थी। कपड़े वही हैं जो उसने आज पहने हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा हो गया। दीपा ने ब्रेक लगाए और फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतरी। सड़क पर कोई औंधा पड़ा हुआ था। उसने घबराकर उसे सीधा किया। मधु ने देखा वो आकाश था। जैसे ही उसने आंख खोली, दीपा उसकी तरफ देखते ही स्टैचू की तरह बैठ गई। आकाश ने अपनी आंख डरावनी से सामान्य कर ली और जोर से हंसने लगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो 1 साल से, समझ गई? दीपा ने सिर हिला दिया। आकाश गाड़ी में सवार होकर बोला, चलो सरप्राइज देते हैं अपनी मधु को। इसके बाद आईना साफ हो गया। तो इस तरह से वो मेरे घर में घुस आया है, क्योंकि मेरे घर में कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती। तो इसने दीपा की अच्छाई का सहारा लिया। लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी आकाश, मधु ने अपने दांत चबाते हुए कहा। उसने आंख बंद की और कुछ बुदबुदाते हुए आईने पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की पर आईना कुछ नहीं दिखा रहा था। वो गुस्से में आईने को पटकने वाली थी कि उस पर एक दृश्य उभरने लगा। मधु सड़क पर खड़ी चक्कर काट रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद एक बाइक आकर रुकी और उस पर से एक हैंडसम लड़का उतरा। मधु आईने के करीब आ गई। ये तो आकाश है, पर यह आईना अतीत में जो हुआ वो क्यों दिखा रहा है? उसने आईने में देखा कि मधु और आकाश एक दूसरे के गले मिले और बाइक पर बैठकर किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने लगे। जानते हो तुम कितना लेट हो? यार क्या करूं मैं, ऑफिस में काम ज्यादा था तो थोड़ा लेट हो गया, आकाश ने माफी मांगने के अंदाज से कहा।
कोई बात नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर मधु उठ खड़ी हुई। अरे अभी तो आई हो, प्लीज रुको ना। नहीं रुक सकती, जिस शॉप में मैं काम करती हूँ उसमें रेस्ट होता है। इस समय बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाई आज, और हमारी हालत तो तुम जानते ही हो। बहन को एडमिशन दिलाना है अच्छी सी यूनिवर्सिटी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, प्रमोशन मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश ने मधु का हाथ पकड़ते हुए कहा। आई नो, बट प्यार से पेट नहीं भरता, स्टेटस नहीं मिलता। मधु ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। आकाश उठ खड़ा हुआ और मधु को बड़े प्यार से बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। मधु को आकाश ने उसकी शॉप जहाँ वो काम करती थी वहाँ छोड़ दिया। मधु घर आई रोज की तरह और दीपा को आवाज दी। दीपा ने उसे खुशखबरी दी कि फॉरेनर यूनिवर्सिटी से उसे ऑफर आया है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएं, इसलिए मायूस थी। मधु ने उसे समझा दिया कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। उस रात उसने गांव जाने का फैसला कर लिया। सुबह ही वो अपने गांव चली गई और अपनी जमीन का सौदा गांव के ही प्रधान से कर लिया। पुराना मकान अपने पास ही रखा ताकि कभी आना पड़े तो सर छिपाने की जगह हो। पुराने घर में दादा के कमरे में एक किताब मिली जो तंत्र मंत्र पर आधारित थी। मधु जिज्ञासा से उसे शहर ले आई। जमीन बेचने से मिले पैसे से उसने दीपा को विदेश भेज दिया और फिर उस किताब को पढ़ने लगी। उसमें ऐसे तौर तरीके के बारे में लिखा था जिससे धनवान और शक्तिशाली बन सकते थे। मधु ने धीरे धीरे किताब के लिखे अनुसार किया और जल्दी ही शहर में उसकी अपनी शॉप और रसूख हो गया। इतना होने पर भी उसने आकाश से दोस्ती नहीं तोड़ी। आकाश सोचता था कि मधु अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीर बनी है। उसे क्या पता था कि मधु की ताकतवर बनने की भूख बढ़ती जा रही थी। मधु ने किताब में पढ़ा था कि अमावस्या पर मानव बलि देने पर वो स्वयं शक्तिमान बन जाएगी। अमावस्या की रात उसने बड़ी कोशिश की बलि के लिए आदमी ढूंढने की, मगर सफल न होने पर आकाश को ही बातों में फंसाकर घर ले आई। आकाश को जरा भी गुमान नहीं था कि मधु उसके साथ क्या करने वाली है। मधु ने उसे कॉफी में नशीली दवाई पिला दी जिससे वो अपना होश खो बैठा। होश आने पर उसने अपने आप को बेसमेंट में पाया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। मधु ने आकर उसे बताया कि आज ही उसे बलि देनी है, इसलिए उसे वो लाई है। इतना सुनने के बाद आकाश बहुत हंसा। उसके हंसने की आवाज से आईने में देख रही मधु सिहर उठी। कितना भोला, कितना ना समझ था आकाश, जो मधु के धोखे को भी नहीं देख पा रहा था। मधु ने जब तलवार उठाई तो आकाश को होश आया और वो अपने प्यार का वास्ता देने लगा, लेकिन मधु पर जैसे कोई शैतान सवार था। उसने बेरहमी से आकाश की गर्दन उड़ा दी, मगर उससे एक चूक हो गई। दरअसल आकाश को मधुमेह की बीमारी थी। बलि के लिए स्वस्थ मनुष्य चाहिए होता है, इसलिए उसकी बलि स्वीकार नहीं हुई। उसे कोई नई शक्ति नहीं मिली, लेकिन आकाश की डेड बॉडी को भी ठिकाना लगाना था, इसलिए उसने शव को बोरी में डालकर पास के जंगल में चली गई। इतनी बारिश हो रही थी कि कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कीचड़ में कई बार फिसलने के बाद उसने एक गड्ढा खोदा, लाश को दफन कर दिया और बारिश में भीगती हुई वापस आ गई। उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। जरा सी सनक में अपने प्यार की ही जान ले ली और हासिल भी कुछ ना हुआ। घर आकर उसने बेसमेंट बंद कर दिया और रोने लगी। मधु चिहुक उठी। वो आईने से दूर जाना चाहती थी पर कदम जाम हो गए थे। आगे उसने देखा कि दीपा विदेश चली गई और वो सामान्य जीवन जीने लगी। अचानक आईने में आकाश का चेहरा उभरा। उसकी आहट सुनकर मधु ने अपने कान बंद कर लिए। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं वापस कैसे आ गया? तो सुनो, मुझे तो आना ही था तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मधु घबराई लेकिन पूछ बैठी, इतनी शक्तियाँ तुम्हें कहाँ से मिली?
एक तांत्रिक मेरी आत्मा को कैद करना चाहता था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे प्रसन्न कर लिया। उसने ही मुझे ये शक्तियाँ प्रदान की और मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। घर आने के लिए तुमने मेरी बहन का सहारा लिया। मधु गुस्से से बोली, हाँ, तुमने अपने घर को अभिमंत्रित कर दिया था। कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती थी, तो तुम्हारी बहन का सहारा लेना पड़ा, जो कि एक पवित्र आत्मा है। तुम क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। मधु, हमारा प्यार अधूरा जो रह गया है। भारी आवाज सुनकर मधु की बोलती बंद हो गई। तुम समझते क्यों नहीं आखिर? उस वक्त मुझे कोई नहीं मिल रहा था और समय बीतता जा रहा था, तो मैं क्या करती? ओह, अपने प्यार को मारना सही लगा तुम्हें, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अपने प्यार को लिए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। चलो आ जाओ मेरी दुनिया में। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे जीना है। मधु की आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। अचानक आईने में से एक सांप निकला और मधु की गर्दन पकड़ ली। मधु का दम घुटने लगा। उसने एक झटके से सांप को फेंक दिया और कमरे से बाहर भागी। आईने से सब तरह के कीड़े मकोड़े निकलने लगे। मधु ने झट से बाहर निकल दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, इसलिए उसके कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन कमरे की जगह एक लंबा सा गलियारा दिखा। घबराई सी वो चलने लगी। सीलन से भरा हुआ और कहीं से पानी टपक रहा था, जिसकी भयानक आवाज से मधु सिहर रही थी, मगर पीछे नहीं जा रही थी। सामने से आकाश आता हुआ दिखा तो मधु के कदम पीछे हटने लगे। पीछे डरावने चेहरे वाला भूत पिशाच उसकी तरफ बढ़ रहा था। मधु को आकाश की तरफ बढ़ना पड़ा। आकाश बाहें फैलाए खड़ा था। जैसे ही मधु आगे बढ़ी, जाने कहां से बारिश शुरू हो गई। उसे याद आने लगा वो पल जब पहली बार उसने अपने प्यार का इजहार आकाश से किया था, तो रिमझिम बारिश हो रही थी। आ जाओ मधु मेरे पास, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यार में डूबी आकाश की आवाज सुनकर मधु के कदम तेज हो गए और आकाश की बाहों में समा गई। शायद अब भी आकाश मुझे सच्चा प्यार करता है, सोच रही थी। लेकिन ये क्या? आकाश का चेहरा बदलकर डरावना शैतानी हो गया और उसने मधु को गले से पकड़ लिया। मधु ने भरकस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आकाश ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मधु को घिन आई, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ना सकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में सैकड़ों कीड़े डंक मार रहे हैं। मारे पीड़ा के उसकी आंख बहने लगी, मगर अपने आप को छुड़ा ना सकी। आकाश ने उसे छोड़ दिया। मधु ने अपने गले को पकड़ना चाहा, पर जैसे उस पर कांटे बिछे थे। मुंह में हलचल होते ही उसने थूक दिया और खून देखकर उसकी आंख चौड़ी हो गई। घबराओ नहीं, ये दर्द कुछ समय ही होगा। जहर बहुत तेज है। तुमने मुझे जहर दिया? मधु अभी गला पकड़े थी और खून उगल रही थी। हाँ मधु, तुमने भी तो प्यार में धोखे से मुझे मार दिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहकर आकाश का अक्स गायब हो गया और उसके स्थान पर उसकी रूह प्रकट हो गई, जो सफेद लिबाज में थी। मधु जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं जा रहा हूँ, यकीन करो। दीपा को न मैं याद रहूंगा न तुम। अब तुम भी नरक की आग में जलोगी। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें भी जल्दी मुक्ति दे दे। मधु ने बंद होती आंखों से देखा कि आकाश की रूह धुंध में बनकर उड़ गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। चटाक, जुबान चलाती है साली, ज्यादा आवाज निकालेगी तो मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दूसरे कमरे से आती आवाजों को सुनकर राजू का मन खौल रहा था। सौतेला बाप रघु उसकी माँ सांवरी को पीट रहा था शराब के नशे में। 46 साल का रघु एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात सांवरी से हुई, जो वहां साफ सफाई का काम करती थी। सांवरी पर मोहित होकर उसे शादी का प्रस्ताव दे बैठा। हालांकि उसे पता था कि उसका एक
9 साल का लड़का भी है। सांवरी का पहला पति किसी दुर्घटना में चल बसा था। सांवरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पेट पालने के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना जरूरी था। ससुराल से कोई उम्मीद नहीं थी। मायके में माँ बाप पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। किसी तरह एक कंपनी में नौकरी मिल गई तो अपने बेटे राजू की परवरिश कर रही थी। जब रघु का प्रस्ताव उसके सम्मुख आया तो उसे लगा राजू को अपने पापा की कमी नहीं खिलेगी और उसे भी सहारा मिल जाएगा। यही सोचकर उसने विवाह को हामी भर दी। लगभग 1 साल तक ठीक रहा सब। रघु ने सांवरी की नौकरी छुड़वा दी। सांवरी को कोई ऐतराज नहीं था। कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों की छटनी की, जिसमें रघु भी शामिल था। रघु बहुत परेशान हुआ। रोज नई नौकरी तलाश करने जाता, फिर निराश होकर अपना गुस्सा सांवरी पर उतारता। शराब की लत तो उसने लगा ही ली थी, इसलिए खूब धुत होकर घर आता और नशे में सांवरी और राजू को खूब गालियां देता। धीरे धीरे उसका हाथ सांवरी पर उठने लगा। सांवरी मजबूत थी सब सहने के लिए। राजू को वो ढाल बनकर बचा लेती थी। मकान का किराया ना दे पाने के कारण उन्हें मकान मालिक ने निकाल दिया। रघु ने शहर से दूर एक गांव में मकान किराए पर लिया। घर तो बदल लिया था, पर आदत नहीं। नया मकान में आकर रघु की किस्मत भी बदली। मकान मालिक ने बेसमेंट से दूर रहने को कहा था, ये कहकर कि वहां किसी का भी दम घुट सकता था। रघु और सांवरी ने बात मान ली थी। उन्होंने राजू को भी मना किया। थोड़ा भटकने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। कुछ दिन वो बहुत अच्छे से रहा सांवरी के साथ, लेकिन जल्दी ही पुराने रंग में आ गया। राजू को बड़ा गुस्सा आता था। उसका बस चलता तो वो रघु को जान से मार डालता। अभी उसका नए स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। रघु ने 2 दिन बाद करवाने को कहा था। एक रात रघु सांवरी पर चिल्ला रहा था तो वो बेसमेंट की तरफ चला गया। सांवरी ने उसे वहां जाने को मना किया था, लेकिन वो माँ की चीख नहीं सुनना चाहता था। वहां की चाबी पहले ही उसने रख ली थी। बेसमेंट में नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। वो धीरे धीरे उतरता हुआ नीचे जाने लगा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी तो अजीब सी आकृति को देखकर वो डर गया और वापस आ गया। उसमें दिन में आने का निश्चय किया। जब वो कमरे में आया, रघु बिस्तर पर औंधा पड़ा हुआ था और माँ सिसक रही थी। माँ, मत रो ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आदमी तुम्हें इतना मारता है, तुम क्यों सहती हो बताओ? मैं कुछ नहीं कर सकती, जहाँ जाऊंगी पीछे आएगा ये। तू सो जा, सब ठीक हो जाएगा। राजू चुप हो गया। काश ये सौतेला बाप नहीं होता तो कितना अच्छा होता। सांवरी ने उसे सुला दिया और खुद भी सोने की असफल कोशिश करने लगी। सुबह रघु काम पर गया तो राजू ने बेसमेंट जाने की सोची, लेकिन माँ की नज़र से बचकर ही जा सकता था। उसने सांवरी से मैगी की फरमाइश की। सांवरी दुकान चली गई तो वो जल्दी से बेसमेंट में उतर गया। अब रोशनी प्राप्त होने के कारण उसे साफ दिख रहा था। नीचे पहुंचकर उसे अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि हर जगह धूल मिट्टी होने के कारण उसे छींक आ रही थी। हर तरफ कबाड़ा भरा था। पुराना टूटा पलंग, कुर्सियों पर पर्दे रखे हुए थे। एक बड़ा आदम का आईना था जो टूट चुका था। राजू का ध्यान जिसने खींचा वो एक बड़ी सी अलमारी थी जो एकदम नई लग रही थी और लाल रंग की थी। राजू उसके करीब गया। उसे लगा जैसे अलमारी में कुछ आवाज आई। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन जिज्ञासावश वो उसे खोलकर देखना चाहता था। जैसे ही उसने उसे खोलना चाहा, कैंची जैसी कच कच सुनाई दी। उसने पास पड़े पुराने बेड से अलमारी को खोला तो आवाज बंद हो गई। बहुत सड़ी हुई बदबू अलमारी से आ रही थी। उसने बेड को अंदर डाला। अगले ही पल उसकी आंखों ने एक खौफनाक नजारा देखा। अलमारी के कोने में से लपलपाती लंबी जीभ प्रकट हुई। साथ ही कैंची की शेप में 2 हाथ निकले और बेड को पकड़कर निगल गए। राजू घबराकर पीछे हट गया।
वो अजीब चीज भी गायब हो गई। राजू का मन चीख चीख कर भागने को कह रहा था, पर वो अलमारी बंद किए बगैर जा भी नहीं सकता था। माँ को पता चलता कि वो बेसमेंट में गया तो वो डांटती। उसने जल्दी से अलमारी बंद की और ऊपर बेसमेंट से बाहर आ गया। सांवरी तब तक मैगी लेकर आ गई थी। राजू, अभी बना देती हूँ मैगी। नहीं माँ, भूख नहीं है, रहने दो। राजू का मन नहीं था। अरे अब क्या हो गया तुझे? माँ, क्या हम कहीं और नहीं रह सकते, दूसरी जगह? राजू ने नज़र चुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? इस जगह में क्या बुराई है? किराया भी कम है। जब तू स्कूल जाने लगेगा तब तेरे दोस्त बन जाएंगे, तब देखना तू खुद कहेगा कि ये जगह कितनी अच्छी है। सांवरी ने राजू के बाल सहलाते हुए कहा। राजू चुप हो गया। उसका बालमन पर माँ की डांट का डर ज्यादा था। अच्छा सुनो, सामने वाले घर में भी बच्चे हैं, वो बाहर खेल रहे हैं, तू भी जाकर खेल ले। सांवरी ने उसे पुचकारा। लेकिन माँ, जा, तुझे अच्छा लगेगा। अनिच्छा से राजू बाहर गया तो देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो भी उनका खेल देखने लगा। वो 3 बच्चे थे, एक लड़की 2 लड़के। उन्होंने उसे भी शामिल कर लिया। लड़की उससे 1 साल छोटी थी, दोनों लड़के 2 साल बड़े थे। उनका नाम केतन, दीपांशु और दिव्या था। राजू उनके साथ घुल मिल गया। अभी सब खेल ही रहे थे कि अचानक केतन खेलता हुआ रुक गया। सब उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। अंकल, बस एक शब्द उसके मुंह से निकला। चलो केतन, घर जाने का टाइम हो गया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। अधेड़ उम्र बड़े डिल डोल वाला आदमी की आवाज सुनकर राजू उसकी ओर देखने लगा। केतन ने अपना बैट छोड़ दिया और कांपते हुए कदमों से उस आदमी की तरफ जाने लगा। उस आदमी ने केतन का हाथ पकड़ा और चल दिया। खेल खत्म हो गया था। दीपांशु और दिव्या भाई बहन थे। वो अपने घर चले गए। राजू भी घर वापस चल पड़ा। दूसरे दिन जब राजू खेलने गया तो उसने देखा कि केतन नहीं आया था। पूछने पर दिव्या बोली कि उसकी मम्मी को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपने किराएदार सक्सेना अंकल को केतन की देखरेख के लिए कह देती हैं। सक्सेना अंकल बहुत सख्त हैं, वो केतन को पढ़ाते भी हैं। केतन बहुत डरता है उनसे, लेकिन उसकी माँ उन पर बहुत भरोसा करती है। ये सुनकर राजू को अपने सौतेले बाप की याद आ गई। उसे केतन से सहानुभूति होने लगी। उसने केतन के घर का पता पूछा और उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर 4-5 घर छोड़कर था। घर के बाहर पहुंचने पर उसने घंटी बजाने की सोची, पर कुछ सोचकर रुक गया और वापस जाने के लिए जैसे ही कदम उठाए, किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने सुना कि आवाज दरवाजे से थोड़ी दूर कमरे की खिड़की के अंदर से आ रही थी। वो धीरे से खिड़की के पास पहुंचा और खुशकिस्मती से खिड़की अंदर से बंद नहीं थी। उसने एक पल्ला थोड़ा सा खिसकाया और अंदर देखने की कोशिश की। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने खिड़की बंद कर दी और जोर जोर से घंटी बजाने लगा। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सक्सेना दरवाजे पर गुस्से से खड़ा था। क्या हुआ? कौन हो तुम? वो मैं राजू, केतन का दोस्त। केतन कहाँ है? ये कहते हुए राजू का खून सूख गया। राजू पढ़ाई कर रहा है, बाद में आएगा। उसने इतना कहकर दरवाजा बंद कर दिया। राजू लाचार होकर घर आ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो घर आकर माँ के गले लग गया। सावरी ने पूछा तो टाल गया। तभी रघु आ गया तो राजू सहम कर दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद राजू को कमरे में तेज आवाज सुनाई देने लगी। उसने कान पर हाथ रख लिया। ये रोज की बात थी। झगड़ा मारपीट रघु के लिए आम था। तभी उसके जहन में सक्सेना का नाम आया और वो पसीना पसीना हो गया। मुझे लगता था एक मैं ही इस दुनिया में दुखी हूँ, पर केतन तो मुझसे ज्यादा। एक दिन उसने रघु को माँ के साथ जबरदस्ती करते देखा था। ठीक वही घटना केतन के साथ घटित हुई। जाने कब वो सो गया, उसे खुद पता ना चला। सांवरी ने उसका एडमिशन पास के स्कूल में करवा दिया। उसके दोस्त भी उसी स्कूल में थे। ये जान राजू बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद शाम को केतन
खेलने आया और उसने कहा कि मम्मी आ गई हैं। सब खेलने लगे। राजू के मन में कई बात थी। उसने केतन को कहा कि वो उसके घर गया था। केतन सपक गया। राजू ने उसे इशारा किया और अपने घर चल पड़ा। केतन भी थोड़ा खेलकर बहाना बनाकर उसके पीछे चला गया। दीपांशु और दिव्या अपने घर गए। राजू केतन को सीधा अपने कमरे में ले गया और बोला, मुझे पता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये सुनकर केतन रोने लगा। घबराओ नहीं, मगर तुम तो मुझसे बड़े हो। तुमने मम्मी को क्यों नहीं कहा? एक बार मैंने मम्मी के पर्स से 200 रुपये चुरा लिए थे। ऐसा करते हुए मुझे सक्सेना ने देख लिया था। उसने मुझे धमकी दी और मेरे साथ उसने मेरा फोटो भी खींच लिया। मैं मजबूर हूँ, तो भी तुम्हें मम्मी को बता देना चाहिए था। मैं बताता हूँ तुम्हारी मम्मी को, फिर देखना सक्सेना को कैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। राजू ने उसे हौसला दिया। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, वो मेरी माँ को मार डालेगा। उसके पास बंदूक है। राजू समझ गया कि केतन के मन में डर बैठ गया है। उसके मन में एक ख्याल आया, अपने अंकल को बोलो कि राजू के साथ भी वो सब करें जो वो उसके साथ करते हैं। क्या? केतन उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, और हाँ, संडे 2 बजे का समय देना। उस समय मम्मी मेरे सौतेले बाप के साथ मार्केट जाएगी, मेरे लिए यूनिफॉर्म आदि लेने। राजू हंसकर बोला, लेकिन तुम मानो मेरी बात, सक्सेना से पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। राजू ने रहस्यमय स्वर में कहा तो केतन की नीली आंखों में अकाल्पनिक चमक आ गई। आखिर संडे आ गया तो प्लान के अनुसार केतन सक्सेना को लेकर आ गया। राजू ने पहले ही केतन को चुपके से बेसमेंट वाला रूम दिखा दिया था और उससे कह दिया था कि सक्सेना को लेकर वहीं आना और तुम ऊपर ही रहना। सक्सेना हवस में अंधा हो गया था, इसलिए समय व्यर्थ न करते हुए वो केतन के बताए रास्ते पर चलता हुआ बेसमेंट में पहुंच गया। राजू अलमारी के पास खड़ा था। सक्सेना उसके पास आया और राजू को ऊपर से नीचे घूरने लगा। फिर उसके गले पर हाथ फिराकर बोलने लगा, तो तुम हो नॉटी बॉय राजू। राजू को घिन आ रही थी। किसी तरह उसने अपने आप को काबू किया और आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। सक्सेना हैरत में था कि राजू ने उसका हाथ पकड़कर अलमारी की तरफ ढकेल दिया। अनचित हमले से वो बच नहीं पाया और एक झटके में अलमारी के अंदर। राजू के देखते देखते सक्सेना पूरा का पूरा अलमारी के अंदर खींचा चला गया, उस लंबी जीभ वाले रहस्यमय प्राणी द्वारा। बचाओ, नहीं! और फिर चंद चीखों के बाद सब शांत हो गया। राजू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब उसने केतन को बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़ा देखा। घबराहट के मारे वो हिल भी नहीं पा रहा था। घबराओ मत, अब सक्सेना तुझे कभी नहीं सताएगा, तू आजाद है, राजू ने आराम से कहा। केतन बेसुध सा खड़ा रहा। राजू ने उसे नीचे बुलाया और अलमारी की बात बताई जो अपनी माँ से भी छुपाई थी। केतन को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर जो अपनी आंखों से देखा वो तो झुटलाया नहीं जा सकता था ना। लेकिन सक्सेना से पीछा छूट गया, ये विचार आते ही उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। इस बात को किसी से मत कहना, ये हमारा सीक्रेट है, समझे? राजू ने दिलासा चाहा। केतन ने उसे आंखों से दिलासा किया और धीरे धीरे वहां से चला गया। राजू भी उसके पीछे बेसमेंट से बाहर चला गया। दूसरे दिन केतन खुशी खुशी खेलने आने लगा। राजू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने लगा। स्कूल से आकर खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता। शाम को लगभग राजू खेलने जाता। ऐसे ही एक शाम सब खेल रहे थे कि रघु गुस्से में उधर आया और राजू को कान से पकड़कर ले गया। दर्द और अपमान के कारण वो चुपचाप चला गया। घर आकर रघु ने उसकी खूब पिटाई की। हरामी का पिल्ला, आवारागर्दी करता है पूरे दिन। ये जो किताब लाकर दी है कौन पढ़ेगा? तेरा बाप। लाल आंखों से उसे देखता हुआ रघु गुर्राया। राजू का अंतमन रो रहा था पर उसने उफ तक ना की। चीख, जोर से चीख, आज कोई तेरी चीख नहीं सुनेगा क्योंकि सांवरी तो घर पर नहीं है। राजू को झटका लगा, माँ घर पर नहीं है, अब इस जल्लाद से कौन मुझे बचाएगा? तभी जैसे भगवान को उस पर रहम आ गया
और सांवरी भी वापस आ गई। छोड़ दे मेरे बच्चे को, इसे दर्द हो रहा है, सांवरी चिल्लाकर बोली। तब जाकर रघु ने उसे छोड़ा और सांवरी को बालों से पकड़कर बोला, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? ओह, दुकान गई थी, जरा देर लग गई थी। सांवरी अपने आप को छुड़ाने की असफल कोशिश करती हुई बोली। राजू ने आगे बढ़कर माँ को छुड़ाना चाहा, पर बदले में उसे लात पड़ी। सांवरी ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। राजू चला गया, लेकिन माँ को पड़ने वाली मार उसका पीछा करती रही। बहुत बुरा है ये सौतेला बाप, भगवान करे ये मर जाए, राजू मन में सोच रहा था। तभी उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा तो केतन बाहर से उचक कर देख रहा था। तुम इधर आओ जरा। राजू खिड़की के पास आया। तू जा, मैं खेलने आया तो मेरा जल्लाद बाप मारेगा। मेरी इतनी हेल्प करी थी तूने, तो क्या मैं बदले में कुछ नहीं करूँगा? राजू को गर्व हुआ केतन पर। सक्सेना को जो सबक सिखाया वैसा कुछ कर देते, केतन ने कहा तो राजू को पहले तो झटका लगा, फिर मुस्कुरा दिया। 5 दिन बाद राजू केतन के साथ गार्डन में बैठा था। यार, कहीं पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी हमें? पहले सक्सेना, अब रघु। केतन ने अपना डर जाहिर किया तो राजू बोल उठा, धीरे बोल, दिव्या और दीपांशु आने वाले होंगे। उन्हें उनकी मम्मी ने ननिहाल छोड़ दिया है आजकल की घटना से डरकर। ओह, मुझे तो अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस अलमारी में पता नहीं क्या है, किसी दिन वो किसी मासूम का ना शिकार बना ले। हमारा काम तो हो गया है, अब क्यों ना इस अलमारी को खत्म कर दें। राजू ने डर जाहिर किया तो केतन भी डर गया। तुम ठीक कहते हो, पर ये होगा कैसे? उसके पास जाते ही राजू के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। मेरे पास एक आइडिया है, बस तुम्हें अपनी माँ को कहीं भेजना होगा कुछ समय के लिए, केतन ने कहा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी आजकल रोज सुबह नौकरी की तलाश में बाहर जाती हैं। तुम क्या करना चाहते हो? बस एक छोटा सा धमाका और बूम। दूसरे ही दिन ढेर सारा धुआं देखकर सभी लोग घर से निकले तो पता चला कि रघु के घर में आग लगी है। आग इतनी जबरदस्ती कि पूरा घर जलकर राख हो गया। सांवरी को सदमा लग गया था। पहले रघु गायब हो गया, अब आग लग गई। राजू को बहुत दुख था। उसके खिलौने, किताबों को भी आग ने ले लिया था, लेकिन उस खौफनाक अलमारी से तो पीछा छूट जाना था। केतन की माँ फायर ब्रिगेड के आने पर सांवरी और राजू को समझा बुझाकर अपने घर ले गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर केतन ने खोला तो देखा कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी खड़ा था। वो दौड़कर सांवरी और राजू को बुला लाया। मैडम, हमने बहुत कोशिश की मगर आग बहुत तेज थी, सब कुछ राख हो गया है, 1-2 चीज छोड़कर। उस कर्मचारी ने खेद प्रकट करते हुए कहा। कौन सी चीज? सांवरी ने अनुम्मीद होकर पूछा। जी, एक तो वो एक पुरानी सी अलमारी है, पर हैरानी की बात है कि बेसमेंट में रखी सारी चीज जल गई थी, लेकिन अलमारी सही सलामत है। राजू और केतन की नजर मिली और वो दोनों चीख पड़े, नहीं नहीं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी शुरू करते हैं। काश मैंने थोड़ा दिल और दिमाग को अलग करके सोचा होता तो आज मैं मौत के मुंह में ना पड़ा होता। अंधेरे खंडर में बस अपनी मौत को आते हुए देख रहा हूँ। मैं कौन हूँ नहीं समझे आप? शहर का सबसे बड़ा प्लास्टिक सर्जरी करने वाला सर्जन डॉक्टर अभिनय माथुर हूँ मैं, और अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ था मेरे पास। दिल्ली का सबसे मशहूर सर्जन होने के नाते दौलत शोहरत मेरे कदमों को चूमती थी। कितनी ही जटिल सर्जरी की मैंने, ले देकर एक ही प्रतिद्वंदी था मेरा, डॉक्टर अभिलाष रस्तोगी। लेकिन थोड़ा सनकी था, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता था वो। घंटों अपनी लैब में बंद रहता था, लोग उससे कटने लगे थे। फिर वो अमेरिका चला गया। कहते हैं वहाँ उसकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। पत्नी मर चुकी थी। मैं बड़ा खुश हुआ। अब सारे पेशेंट मेरे दरवाजे पर थे। 5 साल बाद शहर के सबसे बड़े
5 सितारा होटल में पार्टी रखी गई थी। मैं भी अभिमंत्रित था, सो बड़ी अकड़ के साथ मैं चला गया। शहर के सभी नामी ग्रामी लोग जमा थे। मैं भी ड्रिंक का लुफ्त ले रहा था कि नजर डॉक्टर अभिलाष पर पड़ गई। ये दिल्ली कब आया? मन में बुदबुदाकर मैं उसे देखने लगा। पहले से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था वो। उम्र 50 के करीब तो होगी ही, और मैं अभी 35 साल का जवान था। एक तो बूढ़ा, ऊपर से बहुत बदसूरत चेहरा था उसका। उफ, ये अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता तो देखने लायक तो होता। खैर जाने क्या सोचकर मैं उसके पास खड़ा हो गया। हेलो डॉक्टर अभिलाष, हाउ आर यू? जबरन मुस्कुराते हुए मैंने हाथ बढ़ाया। हेलो डॉक्टर अभिनव, व्हाट अ सरप्राइज। उसने भी अपना झुर्रियों वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। आप अमेरिका से कब आए और अब क्या इरादा है? मैंने बात जारी रखने की कोशिश की। मैं 1 हफ्ते पहले आया हूँ, अब यहीं प्रैक्टिस करूँगा। अपना एक्सपेरिमेंट भी पूरा करना है, उसने कुदरती आवाज में कहा। कैसा एक्सपेरिमेंट? डॉक्टर अभिनव, हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके लोगों की शक्ल बदलते हैं, पर क्या हो अगर इंसान बुढ़ापे में फिर जवान हो जाए एक नए चेहरे के साथ? उसने कहकर मेरा चेहरा टटोला। जवान हो जाओ, ये तो कमाल की खोज होगी। क्या आप सफल हुए? नहीं, अभी नहीं, बस 1-2 क्वालिफिकेशन है, फिर मैं सफल हो जाऊंगा। तभी मेरी नजर एक खूबसूरत हसीना पर पड़ी जो ड्रिंक के लुफ्त ले रही थी। काले घने बाल और प्याजी होठ, रेड ड्रेस में बहुत सुंदर दिख रही थी। मैं एक्सक्यूज मी कहकर अभिलाष को छोड़ उस सुंदरी की तरफ बढ़ चला। आखिर में मैं एक हैंडसम बैचलर था दिल्ली का। उस सुंदरी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंख चमक उठी। हे, आई एम संजना एंड यू? मुस्कुराते हुए उसने हाथ आगे किया। डॉक्टर अभिनव। उसके नरम हाथों को छूने के बाद मुंह से बस इतना निकला। फिर क्या था, खूब सारी बात हुई हम दोनों के बीच। उसने बताया कि वो अमेरिका में पढ़ रही है। मैंने देखा कि डॉक्टर अभिलाष हमारी तरफ घूर रहे थे। पापा हैं वो मेरे, उसने बड़ी सहजता से कहा तो मैं चीख उठा। तो तुम डॉक्टर अभिलाष की बेटी हो? मैं अवाक हो गया। हाँ, मैं अमेरिका में पली बढ़ी। पापा अपने काम में व्यस्त रहते थे तो माँ मुझे लेकर अमेरिका चली गई। माँ की मृत्यु के बाद पापा ने मुझे इंडिया आने को कहा, पर पढ़ाई अधूरी होने के कारण मैं नहीं आ पाई। फिर पापा ही वहाँ आ गए। मैं भी इंडिया देखना चाहती थी, इसलिए पापा आए तो साथ चली आई। इतना कहकर संजना चुप हो गई। ओह नहीं, संजना डॉक्टर अभिलाष की बेटी है। क्या क्या सोच लिया था मैंने। कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर वो कुछ अजीब था, कुछ सनकी भी। मगर संजना इतनी खूबसूरत। डॉक्टर अभिनव, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसने बड़ी अदा से कहा तो मैं उसकी आंखों में डूब गया। यस सर, आप जैसी खूबसूरत लड़की का दोस्त कौन नहीं बनना चाहेगा। हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और वो अपने पिता के साथ चली गई। मैं अपने आप को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था, लेकिन डॉक्टर अभिलाष के बारे में सोचकर थोड़ा बेचैन हो गया। पार्टी खत्म हो गई और मैं घर आ गया। बेडरूम में अभी लेटा ही था कि मोबाइल बजने लगा। संजना का कॉल था। हेलो, मैंने धड़कते दिल से कहा। हेलो डॉक्टर अभिनव, क्या घर पहुंच गए आप? उसने पूछा तो लगा जैसे दुनिया की सबसे मधुर आवाज संजना की है। पहले मुझे सिर्फ अभी कहिए। डॉक्टर अभिनव थोड़ा फॉर्मल लगता है। संजना जी, मैंने डरते हुए कह दिया। ओके जी, लेकिन आप भी मुझे संजना कहेंगे तो? खनकती आवाज में उसने कहा तो मेरा दिल अस कर उठा। उस रात पूरे 1 घंटे बात की हमने। मन कर रहा था कि यूं ही उसकी जिंदगी गुजर जाए। अब तो ये सिलसिला बन गया। हम रोज बात करते थे, मगर अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि संजना के मुताबिक उसके पिता मुझसे वजह किसी NRI से शादी करवाना चाहते थे। संजना ने भरोसा दिलाया कि वो मिलने जरूर आएगी, मगर अभी तक एक बार भी नहीं आई। मैं उसको बाहों में भरकर उसके खूबसूरत होठों को चूमना चाहता था, लेकिन वो अमेरिका में रही है तो फिर क्या दिक्कत थी। आखिर वहाँ सब ओपन ही तो होता है। खैर वो दिन भी आ गया
जब उसने मुझे मिलने को बुलाया, मगर अपने घर पर उसने कहा कि उसके पिता मुंबई गए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे। मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर उससे मिलने की प्रबल इच्छा दबा ना सका और हामी भर दी। अगली शाम मैं उसकी विशाल कोठी के सामने था। जंगल से थोड़ा पहले था वो घर। दिसंबर का दिन होने के कारण धुंध छाई हुई थी। डॉक्टर ने ये घर शायद कुछ समय पहले ही लिया होगा, क्योंकि पुराना घर तो शहर के बीच था। एकदम बेजान और सुनसान लगी मुझे वो जगह। क्या आप डॉक्टर अभिनव हैं? रोबीली आवाज सुनकर मैं पलटा तो चकरा गया। एक निहत्था बदसूरत आदमी खड़ा था, वेशभूषाओं से नौकर प्रतीत हो रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। मैं मिस संजना से मिलने आया हूँ। जानता हूँ, आइए मेरे साथ, कहकर वो आगे बढ़ गया। मैं पीछे चल रहा था, पर हैरान था। आखिर डॉक्टर ने उसका चेहरा क्यों नहीं बदला, जबकि इस बेचारे की शक्ल ठीक हो जाती। मैं जाने कब अंदर पहुंच गया, मालूम नहीं चला। अंदर संजना सोफे पर बैठी मानो मेरा ही इंतजार कर रही थी। बहुत प्यार से मिली वो मुझसे। उसने नौकर को चाय लेने को भेज दिया। मैं उसके पास बैठने लगा, मगर उसने कहा कि जल्दी क्यों है, पहले चाय पियो। मैं बैठ गया कि सब्र का फल मीठा होता है। नौकर चाय ले आया। उसका चेहरा बहुत सारी जगह से कटा हुआ था। चाय पीते हुए मैं उसकी बात सुनने लगा। अचानक मुझे लगा कि मेरा शरीर फूल सा हल्का हो गया और मेरी आंख बंद होने लगी। बेहोश होने से पहले मेरी आंखों ने संजना को मेरे लिए चिंतित होते देखा। पता नहीं कितनी देर में बेहोश रहा होऊंगा, पर आंख खुली तो निपट अंधेरा था मेरे सामने। जाने कहाँ था मैं। किसी तरह खड़े होने की कोशिश की तो गिर पड़ा। नो डॉक्टर अभिनव, कोई फायदा नहीं, तुम खड़े भी नहीं हो सकते। एक मध्यम आवाज आई तो मैं सिहर उठा। ये तो डॉक्टर अभिलाष की है। तो क्या ये मुंबई नहीं गया? मेरा सिर चकरा रहा था। अपने दिमाग को परेशान मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ लाने का कारण। उफ, ये डॉक्टर क्या बक रहा है? संजना कहाँ है? ना, मेरी बेटी तो काम खत्म करके आराम कर रही है। यहाँ बस मेरा भरोसेमंद नौकर माधव है। मैंने देखने की कोशिश की तो टॉर्च की रोशनी उस बदसूरत नौकर पर पड़ी, जो कुटुली हंसी हंस रहा था। अब ये तो तुमने सोचा ही होगा कि इसका चेहरा क्यों ठीक नहीं किया मैंने, क्योंकि लोग डरते हैं इस चेहरे से और मुझे आनंद आता है लोगों को दहशत में देखकर। मुझे जाने दो प्लीज, मैं गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा मत कहो, तुम तो बहुत काम आने वाले हो मेरे। कैसे? बताता हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। 50 साल लगाए हैं मैंने इस पर। मेरी बेटी ने तुम्हारे सामने चारा डाला और तुम फंस गए। इस बदसूरत और बूढ़े चेहरे को अगर किसी जवान और सुंदर चेहरे से बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? उसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर था। पाँव जैसे बेजान हो गए थे। संजना ने ऐसा क्यों किया? मुझे जवान और हैंडसम बनाने के लिए। मैं डॉक्टर हूँ, तुम भी हो। अगर तुम चेहरा और शरीर ले लो तो क्या बक रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं होता। संजना इधर आओ, मेरी बच्ची। तभी मैंने देखा मेरी संजना वहाँ आई और उसने डॉक्टर के गले लगकर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। छी, ये क्या घिनौना काम कर रहे हो तुम दोनों? कम से कम रिश्ते का तो लिहाज करते। मैं नफरत से घिनघिना उठा। संजना डॉक्टर को छोड़कर मेरे पास आई। डार्लिंग, अभी ये मेरे पापा नहीं बल्कि पति है। हाँ, मैं सुनीता रस्तोगी कैंसर से मरने वाली थी, लेकिन अभिलाष ने मुझे नया जीवन दिया। अपनी असिस्टेंट रूही की बॉडी और चेहरा मुझे देकर। अमेरिका तभी तो गई थी मैं इलाज के लिए, पर अभिलाष ने मुझे तिल तिल मारने से बचाया। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना पति की मदद करना। तुम्हारे ही चेहरा चाहिए, क्योंकि तुम इस समय टॉप के सर्जन हो। हमें दौलत शोहरत मिल जाएगी। परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारा नाम और चेहरा हमेशा जिंदा रहेगा। डॉक्टर अभिलाष के पास। मैं सुन हो गया था ये सब जानकर। ये किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे? डॉक्टर ने कोई बटन दबाया तो रोशनी से तहखाना जगमगा उठा। सामने का नजारा देख मैं दहल उठा।
पूरी की पूरी लैब थी वहाँ। संजना जो सुनंदा बन चुकी थी मुस्कुरा रही थी। घबराओ मत, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। बस तुम्हारा चेहरा और खून लेकर आज पहला चरण होगा, फिर धीरे धीरे सारा ट्रांसफर कर लूंगी। बस ये समझो कि केंचुली बदलनी है मैंने। इतना कहकर उसके चेहरे का भाव अहिंसक हो उठा और उसने माधव को इशारा किया जिसके हाथ में सर्जिकल नाइफ था। मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं मजबूर होकर उसे आते देख रहा था। काश मैं उस लड़की के चक्कर में ना फंसता। तो दोस्तों, कहानी बस यही तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।